Hello, friends. How are you? Hope you all are fine. According to the last session, we have finished our first chapter, and now we are moving towards the second chapter. And I have introduced something about the chapter number 2. Okay. So, as we have learned in the first chapter that the force acting between two stationary charge, that is governed by the Coulomb's law. And what I am going to do over here, that I release that charge. Okay, and if I release any one charge, then it starts moving. And if it moving, then the work done by the electrical field is going to be calculated. Right? So our first topic or our first target is that we require the work done by the electrical field when a charge is moving. The question arises, why the charge is moving? Because it experiences the force via electrical field. चलिए देखते हैं, तो हमारा टारगेट फिलहाल क्या है, हमें वर्क डन फाइंड करना है. तो वर्क डन क्यों फाइंड करना है? बिकॉज हमने जैसे कि कहा कि दो चार्ज के बीच में कोलम्बियन फोर्स लगता है और हमने क्या किया है, एक चार्ज को रिलीज कर दिया है. अगर एक चार्ज रिलीज हो गया है तो अब क्या होगा, वो चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड में मूव करना शुरू कर देगा. क्या करेंगे, हम एक चार्ज लेते हैं, चार्ज के आसपास हमें पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा. ओके, और इलेक्ट्रिकल फील्ड के जरिए वो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है और इस फोर्स के तहत वो चार्ज मूव करना शुरू कर देता है. ठीक है, चलिए. तो कंसीडर अ कैपिटल क्यू चार्ज. कैपिटल क्यू चार्ज लिया है, उसके आसपास इलेक्ट्रिकल फील्ड है खुद का. ओके, जो ई से हम इंडिकेट करते हैं, फॉर्मूला भी वेल नोन है. अब एक स्मॉल क्यू, छोटा सा चार्ज लेते हैं उसके आसपास कहीं. राइट, और क्या होगा, अब ये प्लस क्यू चार्ज है, जो स्मॉल क्यू चार्ज, वो किसी पॉइंट आर से पॉइंट पी पर मूव कर रहा है. ओके, और अगर ये पॉइंट आर से पॉइंट पी तक मूव करता है, लेट इट कंसीडर द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट इज आर, स्मॉल आर. तो ये आर डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना वर्क डन हुआ या लगा, ओके, वो हम कैलकुलेट करेंगे. चलिए, यानी कि our task is we are going to find out the force. Okay, sorry, we are going to find out the work done when plus q charge is moving from point R to point P. ठीक है, तो अब समझते हैं कैलकुलेट कैसे किया जाएगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे. वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सही है, वहीं से शुरू करेंगे. अब डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हुआ, R से P तक. ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट, एज यू मूविंग फ्रॉम पॉइंट R टू पॉइंट P, राइट, एज यू मूव ऑन, the electrical field changes, also force changes. जैसे जैसे आप डिस्टेंस बदलते जाओगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड बदलते जाता है. ओके, फील्ड बदलेगा तो फोर्स बदलेगी, फोर्स बदलेगा तो फील्ड बदलेगी, वाइस वर्सा. राइट, तो अब यहां पे केस हो जाता है वेरिएबल फोर्स का. तो अब डायरेक्टली वेरिएबल फोर्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. जैसा आपको पता होगा, हमने 11th में चैप्टर नंबर 6 में वो फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, इंटीग्रेशन F इंटू डी आर. ओके, थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं. क्या करेंगे, हम एंटायर पाथ जो है, ओके, उसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, डी आर जितने, स्मॉल डी आर. ओके, और ये सारे जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो हर एक छोटे टुकड़े पर जब चार्ज मूव करता है, तब
कितना वर्क डन होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं dw. एंड व्हेन वी आर टेक द लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस स्मॉल वर्क डन, ओके, वी गेट द टोटल वर्क डन. यानी कि इन छोटे छोटे पाथ पर जब चार्ज मूव करता है तब मिला हमें छोटा छोटा वर्क डन, जोड़ देंगे तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा, राइट. तो यहां पे इंटीग्रेशन लेने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ये टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, वो छोटे से पाथ पर जब चार्ज मूव करेगा तब फोर्स चेंज नहीं होगा. फोर्स अपने आप क्या हो गया, कांस्टेंट. जब छोटा सा यानी कि dr जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तब हमने क्या किया, अथवा अपने आप क्या हुआ कि फोर्स जो है वो कांस्टेंट हो गया. ओके, सो दैट आइडिया वी आर गोइंग टू टेक टू कैलकुलेट द वर्क डन ओवर हियर. चलिए, मैंने प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो भी है वो लिख दी है यहाँ पर. जैसा कि मैंने बताया, प्लस क्यू चार्ज कहां से कहां, पॉइंट आर से पॉइंट पी तरफ ले जाया जाएगा. ठीक है, और कैपिटल क्यू जो चार्ज है वो हमने ओरिजिन पे कहीं रखा हुआ है और इसके आसपास इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट होता है और इसी इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर चार्ज क्यू मूव करेगा. ओके, सो हियर द क्यू एंड क्यू means capital Q and small q both charges positive, so the repulsive force act between them, right? So force acting between them, and we keep the capital Q charge is at origin, and when we bring this charge from R to point P, okay, we have to apply the external force. अब देखिए ये क्या है, जैसे ओरिजिन पे यहां पे कैपिटल क्यू चार्ज है, राइट, एंड प्लस क्यू चार्ज इधर है, तो हम इसके इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर इसे मूव करवा रहे हैं कोई भी डायरेक्शन में. तो सीधी सी बात है कि अगर हमें इसको इसके नजदीक लाना है, राइट, तो हमें इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा. जनरल ट्रेंड क्या है कि बाय द इलेक्ट्रिकल फील्ड इट ऑटोमेटिकली कैन मूव इन दिस डायरेक्शन. यानी कि रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये चार्ज इसे धक्का देगा और वो इस डायरेक्शन में जाएगा. तो उसी डायरेक्शन में आप भेज रहे हो तो भी आपकी मोशन एक्सेलरेटेड हो जाएगी. बहुत ध्यान से समझना है, हमें जो मोशन है वो कांस्टेंट रखनी है. कंसेप्ट क्या है कि हम किसी भी डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं देन आवर मोशन शुड बी यूनिफॉर्म. यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन है तो हम फोर्स या फील्ड के वजह से जो फोर्स होगा वो कैलकुलेट ढंग से नहीं कर पाएंगे, और अगर फोर्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो वर्क डन भी कैलकुलेट नहीं होगा. तो हमारी डेफिनेशन में फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो मोशन है वो यूनिफॉर्म कर देंगे, और यूनिफॉर्म मोशन अगर है तो वहां पे फोर्स जो है वो हर एक पार्ट में डिवाइड करने पर कांस्टेंट मिल जाएगा. चलिए, तो अब क्या करते हैं कि ध्यान से समझना है कि हम जब भी चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएंगे तब ये जो मोशन है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए और हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा. वो चार्ज अपने आप जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में हम नहीं भेज रहे हैं उसे. ओके, वी आर मूविंग इन आवर डिजायर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा. ठीक है, सो ध्यान से समझना कि एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स दोनों काउंटर फोर्स बन जाएंगे. कैसे, यहां पे ये देखिए, जैसे कि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया.
ओके, रिपल्सिव फोर्स, और हम जिस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, मान लेते हैं इधर ले आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका एक्सटर्नल फोर्स. तो व्हाट यू कैन राइट, F external is opposite to the electrical force, counter force. ठीक है, यानी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स का काउंटर फोर्स है, या इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स का काउंटर फोर्स है. काउंटर फोर्स मीन्स इन अपोजिट डायरेक्शन, या उसकी डायरेक्शन में नहीं है, सिंपली एंड स्वीट. ओके, अब आपको क्वेश्चन ये भी होगा कि सर हम काउंटर फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं, या फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं वहीं पे करें, तो यानी कि देखना, इधर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, फिर से ओरिजिन ओ कैपिटल क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज को हम क्या करते हैं, इसी डायरेक्शन में भेज रहे हैं, डायरेक्शन उसकी सेम. ओके, तो भी वो काउंटर फोर्स ही रहेगा. कैसे, ये समझिए. जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, उसी डायरेक्शन में हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो होगा क्या, दोनों फोर्स सम अप होके क्या कर देंगे, मोशन को एक्सेलरेट कर देंगे. पर हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमारी मोशन एक्सेलरेट नहीं होनी चाहिए. ठीक है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड होनी चाहिए. तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स को काउंटर फोर्स देख के मेंटेन करना पड़ेगा, इन सच अ वे दैट ड्यूरिंग एंटायर मोशन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी पॉइंट द मोशन मस्ट बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, it should not be accelerated. There is a large difference between accelerated and uniform accelerated that we have learned, right? So our motion, our desiredness is the motion should be uniform accelerated, force during that motion must be constant. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. So to calculate the work done, we we divide the entire path in a small segment of a length dr. So during such small displacement, the force remains constant, and by external force we keep our motion is uniform. We keep the motion of charges uniform, right? Here the work done against the electrical field will store in a form of potential energy. ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आप ओके, जैसे हमने 11th में पढ़ा था, ये इसके के पैरेलल जाएगा. फर्क उतना है कि वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है. ठीक है, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था कि इफ आई इंक्रीज द हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ to H1 to H2, then I have to work done, and my work done will store in a form of potential energy. ठीक है, यानी कि मैं अर्थ सरफेस से H1 हाइट से H2 हाइट पर किसी भी m मास वाले ऑब्जेक्ट को ले जाता हूं, तो मेरा किया गया वर्क डन उस ऑब्जेक्ट में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है. Same to same over here, as we move the charge from one point to another point, what will going to happen, that work done, okay, against the electrical field will store in a form of potential energy. ठीक है, so that is the touch point of this entire theorem. Okay, whatever the amount of the work done by the electrical field and the against the electrical field is opposite by the sign only, nothing else. But the thing is, what happened to this work done? This work done will store in a form of potential energy. ठीक है, यानी जो भी वर्क डन होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड के द्वारा या अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फील्ड, वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा. ओके, चलिए लिखते हैं आगे. चलिए अब ध्यान दीजिए कि द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू मूविंग द चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम पॉइंट आर टू पी, यानी कि हम प्लस स्मॉल क्यू चार्ज को
आर से पी तक ले जाएंगे, उसमें वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा? वर्क डन कहां से जा रहे हैं? आर से कहां जा रहे हैं? पी जा रहे हैं। दैट इज इक्वल्स टू, हमें पता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन जो पहले है वो नीचे आएगा, बाद में है वो ऊपर जाएगा। ओके, सो इंटीग्रेशन आर टू पी एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर। वर्क डन का फॉर्मूला वेरिएबल फोर्स का आपको पता है, इंटीग्रेशन एफ इंटू डी आर। अब यहां पे पर्टिकुलर पॉइंट को इंडिकेट कर दिया हमने। ठीक, अब वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फील्ड, जैसा कि हमें पता है, आगे हमने लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड एक दूसरे के काउंटर फोर्स है। ठीक है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ एफ ए। तो हमने वहां पे वो इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ ई लिख सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल फील्ड भी लिख सकते हैं सीधा सीधा। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ पे ई भी लिख सकता हूं और एफ ऑफ ई भी लिख सकता हूं। चलिए, अब इक्वेशन नंबर 2 इसको हम दे देते हैं। इन इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एवरी पॉइंट द पार्टिकल विथ द चार्ज प्लस क्यू possesses the certain potential energy। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझिए कि जब भी कोई पार्टिकल या कोई चार्ज, सीधा बोल देते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड में होता है तो उस पॉइंट पे स्टेडी है, फिर भी उसके पास उस पॉइंट पर अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसा हमने देखा था कि अर्थ सरफेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट मास m का पड़ा है तो वो अपने पोजीशन के आधार पर खुद पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करता है। उसी तरह जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर होता है तो उस पॉइंट पर उसके साथ उसकी पोटेंशियल एनर्जी जुड़ी हुई होती है। पता चला? अब वहां से वो मूव करेगा और किसी दूसरे पॉइंट पर जाएगा, तो जहां पे भी जाएगा या जो फाइनल डेस्टिनेशन होगा उसका, उस पॉइंट पर भी, उस फाइनल पॉइंट पर भी उसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, चाहे कहीं से भी जाए, कहीं से शुरू किया और कहीं तो खत्म करेगा, राइट? सो व्हेनेवर अ चार्ज इज स्टार्टिंग फ्रॉम एनी पॉइंट एंड एंड्स टू एनी पॉइंट, देन starting point and end point, both point possesses some potential energy, and if you take the difference of that both point, you will directly get the amount of the work done। यानी कि हम किस पाथ से मूव कर रहे हैं उसका कोई लेना देना नहीं है, पर हमने कहां से शुरू किया और कहां खत्म कर दिया। उस दोनों पॉइंट कि हमें अगर पोटेंशियल एनर्जी पता है तो हम उसका सीधा डिफरेंस ले लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, यानी उस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ आपको सीधा सीधा मिल जाता है। ठीक है, चलिए, तो उसका अर्थ हमने यहां पे लिखा हुआ है कि द वर्क डन चेंजेस इट्स पोटेंशियल एनर्जी, okay, equivalent to the difference of the potential energy of point R and point P। ठीक है, यानी कि हमने चार्ज को कहां से कहां ले गए हैं? R से P तक ले गए हैं। हम किसी भी पाथ से जा सकते हैं, पर उसे कोई मतलब नहीं है। हमें किसे मतलब है? हमने कहां से शुरू किया? R से। हमने कहां खत्म किया? P पे। तो उन दोनों पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी का मैं फर्क ले लूंगा। If I take the difference of the potential energy of that both point, then I will get directly the amount of the work done। यानी उस पर कितना वर्क डन हुआ सीधा मिल जाएगा मुझे। So delta U, that is equals, you can say the U2 minus U1, बट यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा उल्टा है। तो हमने शुरू कहां से किया था? कहां से किया था? R से। ओके, तो दैट इज U1, और खत्म कहां पे किया? P पे, तो दैट इज U2। सो U2 माइनस U1, दैट इज वर्क डन R टू P। देखिए, तो यहाँ पे R पहले लिखा जाता है, P बाद में लिखा जाता है। ओके, समझ में आया? तो वर्क डन जब भी लिखोगे, अब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिखोगे तो सबसे पहले कौन सा पॉइंट लिखोगे? जो बाद में लिखा गया है वो पहले आएगा पोटेंशियल एनर्जी में, और जो पहले लिखा गया है वो बाद में आएगा। दैट इज डेल्टा U। ओके, चलिए,
तो यहां से अब मैं इसकी जो डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी की वो क्रिएट करता हूं. So here the definition of the electrostatic potential energy is the work required to be done. The work which is required to be done by external force in moving the charge plus Q. तो जब भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो तो उसमें प्लस क्यू आना ही चाहिए. ठीक है. और जब भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक खाली पोटेंशियल की तब प्लस क्यू की जगह यूनिट चार्ज आना चाहिए. ये दो मेजर डिफरेंस है दोनों डेफिनेशन में. अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हो तो आप प्लस क्यू चार्ज की बात कर रहे हो. प्लस क्यू चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है. और अगर यहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लेते हो तो वो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में बदल जाता है. ये कंसेप्ट ध्यान रखना. ठीक है. सो द वर्क डन रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम एनी पॉइंट. हम फ्यूचर में इस स्टार्टिंग पॉइंट को इनफाइनाइट भी ले सकते हैं, ऐसा बोलेंगे. ओके. सो फ्रॉम एनी पॉइंट यानी कि हमारा पॉइंट आर टू गिवन पॉइंट यानी कि पॉइंट पी. ओके. इन इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ आर्बिटरी चार्ज यानी प्लस क्यू चार्ज था, कैपिटल क्यू चार्ज जिसका इलेक्ट्रिकल फील्ड था और इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में हमने मूव किया. ओके. तो आर्बिटरी चार्ज यानी कोई भी चार्ज ले सकते हैं हम. ठीक है. इस द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यानी कि जो वर्क डन था वो क्या मिला हमें, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस और वो दोनों पॉइंट के बीच का. यानी हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाला यूपी माइनस यू आर. ओके. दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज इक्वल्स टू द वर्क डन. ठीक है. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वलेंट टू द वर्क डन. चलिए, ये कंसेप्ट बहुत ही ध्यान में रखना और इसी कंसेप्ट के आधार पर हम हमारी नेक्स्ट जो जूम मीटिंग होगी उस पर डिस्कस करेंगे जिससे आपको क्लियर कट क्या है ये चीज आपको पता चलेगी. ओके. तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा और थोड़े थोड़े नहीं बहुत सारे डाउट होंगे. अब ये पूरा एंटायर जो थियरम है वो मैंने हमारी नई बुक के आधार पर समझाया है. बराबर. एक्चुअली ये पूरा प्रोसेस जो है वो डायरेक्टली जंप करके थर्ड पॉइंट पे आ गए हैं. सबसे पहले ओल्ड बुक जो थी उसमें क्या था, पहले वर्क डन का इक्वेशन कैसे बनता है वो समझाया गया था. ठीक है. फिर हम जो वर्क डन लाते हैं उसे हमने एनालाइज किया था कि वो पाथ पर डिपेंडेंट नहीं है और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी समझना होता है और उसके बाद पोटेंशियल समझना होता है. यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया है. Okay, so we are not going in that much detail to analyze that work done is not depend on the path. यहाँ पे सीधा बोल दिया है तो मैंने भी लिख दिया है क्योंकि एक्स्ट्रा थियरम चलाऊंगा तो एक्स्ट्रा टाइम जाएगा और हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल भी नहीं है. ओके. तो थोड़े बहुत डाउट है वो हम मीटिंग में सॉल्व करेंगे. ओके. तो दैट इज द फर्स्ट थियरम. इसके बेसिक आधार पर ही आगे थियरम बढ़ पाएंगी. इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो. ठीक है. या लाइव पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट द थिंग इज लाइक ये जो मैंने आज समझाया उसका कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए. और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ लेना. ठीक है. ओके. चलिए, टेक केयर.